एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, है ना। यही हम लोग के सिलेबस में अभी देखना है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी जो आपके घर में है, हम उसकी बात करेंगे। आया बात समझ में? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, देखिए एसी जनरेटर का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, है ना। बाकी इसका वर्किंग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर एसी जनरेटर हमको कोई पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा? तो यह जो है एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी को मेनली, है ना, उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एसी जनरेटर। इसको खोजा किसने था? माइकल फ्राडे ने। इट इज इन्वेंटेड बाय माइकल फ्राडे। माइकल फ्राडे, ठीक है। लेकिन आजकल का जो जनरेटर है ना, उसको डिजाइन किया था निकोला टेस्ला ने। मतलब इसका जनरेटर तो जब पुराना टाइप का था, अलग इनिशियल फेज का जनरेटर था। लेकिन इसको अभी जो हम लोग यूज करते हैं, अभी का जो फिलहाल जनरेटर है जो यूज करते हैं अभी, उसको नेक्स्ट मतलब अच्छे से डिजाइन किया, उसका नाम था निकोला टेस्ला, है ना। मॉडर्न एसी जनरेटर डिजाइन बाय निकोला टेस्ला। ये सब आप एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है इसका? तो ये है बेस्ड किसका? फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इट इज बेस्ड ऑन फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये बेस्ड है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको डिजाइन सिंपली हम लोग पढ़ेंगे, डिजाइन इसको करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बनावट इसकी क्या होती है? तो बनावट में कुछ नहीं होता है, एक सीधा कॉइल होता है। मान लीजिए कि एक कॉइल है ऐसा, ये कॉइल है ऐसा, ऐसा कॉइल है, देख लीजिए ये ऐसा टर्न कॉइल है। लेकिन ये कॉइल को हम लोग रोटेट करेंगे, और रोटेट करते समय इसको हम दो यहां से इंड से क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। और ये जो रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मोटा रॉड होता है एक। आप इस रॉड के बारे में, अगर रेड लाइन के रॉड के बारे में जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। आपकी बार कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाइएगा तब वहां ध्यान से क्या देखना है, देखिएगा आपको एक डीजल इंजन होता है जो फट 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 करते रहता है, शादी फंक्शन में जहां भी रहता है ये, है ना। यहाँ से डीजल धुआं हुआ निकलते रहेगा। फिर एक छोटा सा यहाँ सिस्टम रहेगा, है ना, और उसमें एक रॉड से कनेक्टेड होता है, और ये चक्का होता है जो घूमते रहता है फ्री में। और ये जनरेटर ये है, जनरेटर आपका ये होता है, समझ लीजिए ध्यान से। और यहीं से आपका करंट निकलता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो सिस्टम है, ये जनरेटर का पार्ट नहीं है, ये जनरेटर का पार्ट है। ये डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, जो भी इंजन है ना, ये केमिकल एनर्जी को, मतलब डीजल इंजन क्या कहता है, पेट्रोल केमिकल एनर्जी है, डीजल केमिकल एनर्जी है, ये इसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, मतलब रोटेशनल में लाई ले आता है, रोटेट करता करवाता है। और यही रॉड जो है इसके अंदर गया हो रहता है, क्या, हाँ, जनरेटर के अंदर जो कॉइल रहता है। और जो रॉड ये गया है ना, इसी पर कॉइलिंग किया रहता है, वो रोटेट करता है। यही है रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रॉड जो है, ये यही रॉड है। इस रॉड को हम लोग बाई फोर्सली नचाएंगे, किसके हेल्प से? इस डीजल इंजन के हेल्प से।
या आप खुद नचाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नचा दे, है ना। नाचना चाहिए, केवल रोटेट करना चाहिए। अब देखिए रोटेट करेगा और यहाँ पर क्या करेंगे, बगल में एक मैग्नेट लगा देंगे, ऐसा नॉर्थ पोल लगा देंगे, ऐसा साउथ पोल लगा देंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ध्यान से अच्छी तरह से, यहाँ पर जो है इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जाने लगेगा। जैसे ही वहां रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, आप जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो सिंपल सा बात अगर समझते हैं तो देखिए, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, देखिए रेड पेन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये पूरा प्लेट बन गया है। ये पूरा जब प्लेट बन गया है तो प्लेट देखिए इस तरह का हो सकता है। मान लीजिए कि लूप ऑफ वायर रहेगा, ये बीच का पार्ट नहीं रहेगा, ये चारों तरफ से लूप ऑफ वायर है। अब बताइए इस कंडीशन में, आप लोग बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स अभी मैक्सिमम होगा इस कंडीशन में, कि इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा? पहला सिचुएशन या दूसरा सिचुएशन? कब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, कब नहीं होगा, ये बताना है आप लोग को, जल्दी से बोलिए। तो दूसरे सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ चुके हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। दूसरे सिचुएशन का मतलब कि हुआ इस कंडीशन में। तो अब बताइए ठीक मैग्नेटिक है। फील्ड ऐसे ही रहेगा, सिंपली ऐसे ही रखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन एकदम हॉरिजॉन्टली ये फिक्स्ड है, मैग्नेट इसमें फिक्स्ड है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट करवाएंगे। तो कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, अब ये रोटेशन शो करेगा। तो देखिए एक रोटेशन में, जैसे अगर बुक ऐसा है तो देखिए अभी सिंपल, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। एक रोटेशन में जो होते होते ये क्या होगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। और फिर अगला रोटेशन में, अच्छा अभी रोटेशन पूरा नहीं हुआ, फिर मैक्सिमम होगा, और फिर जीरो होगा, और फिर मैक्सिमम होगा। यानी एक रोटेशन में दो बार मैक्सिमम होगा और दो बार मिनिमम होगा फ्लक्स। एक रोटेशन में, याद कीजिए, इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वन रोटेशन में कितना बार मैक्सिमम होगा, कितना बार मिनिमम होगा। जो तो एक रोटेशन में दो बार मैक्सिमम होगा और दो बार क्या होगा, मिनिमम होगा फ्लक्स। इसमें फ्लक्स चेंज करने लगेगा जब रोटेट करवाएंगे तो। अब रोटेट करवाएंगे तो फ्लक्स इसमें चेंज करेगा। तो फ्लक्स जब चेंज करेगा तो क्या होगा, करंट पैदा होगा, सीधा सीधा बात है। क्या होगा, करंट पैदा होगा। वो तो निश्चित है कि होना ही है हर हाल में। तब हम लोग क्या करते हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि सिंपली समझ लीजिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं वो बात समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये है ऐसा, एक लाते हैं और एक ऐसा यहाँ ले आते हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। और यहाँ पर एक स्लिप रिंग बना लेते हैं, स्लिप रिंग बना लेते हैं, और स्लिप रिंग पर ये स्लिप करेगा, और यहाँ भी एक स्लिप रिंग बना हुआ रहेगा, अलग अलग दोनों। स्लिप रिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इस पर स्लिप करेगा, फिक्स्ड नहीं करना। फिक्स कीजिएगा तो रोटेशन के दौरान ये तो टूट जाएगा, बाहर लपटा करके, है ना। फिक्स नहीं करना, इस पर स्लिप करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा स्लिप रिंग रहता है, और वायर इस पर जो आया, ये जाके वायर जो टच किया, ये इस पर सिर्फ सर्ट करके रोटेट करता रहेगा तेजी से। क्योंकि नहीं रोटेट करेगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंड ऑलवेज इससे कनेक्टेड होगा और ये इंड ऑलवेज इससे कनेक्टेड होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर जैसे ही बाहर निकालते हैं तो यहाँ लोड रजिस्टर लगाने की अति एक, मतलब कि आपका इंडक्टर लगाते हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्टर। क्यों लगाते हैं, तो ये लोड को मेंटेन करेगा। और यहाँ निकालने के बाद फिर यहाँ पर आप एसी सोर्स का सिंबल होता है ऐसा सिंबॉलिक, ये बाहर, ये इंडक्टर लगाते हैं। इंडक्टर क्यों लगाते हैं इसका भी रीजन हम लोग समझ लेंगे। इंडक्टर आउटपुट लेते समय हम लोग जरूर लगाते हैं हर हाल में, ठीक है। अब ये घूमेगा तो होगा। तो कंस्ट्रक्शन में अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन में है, तो सबसे पहला पॉइंट मैग्नेट है। तो मैग्नेट क्या करेगा, इट प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड टू द रोटेटिंग कॉइल। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके सहारे आर्मेचर कॉइल फिक्स होता है और ये रोटेट करता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज करेगा, समय के साथ साथ ऑलवेज चेंज करते रहेगा। और स्लिप रिंग पर जो होता है आपका ये, मतलब हमेशा रोटेट, कॉन्टेक्ट बनाने के लिए ऐसा रहता है और कुछ नहीं। बात समझ लीजिए, कॉन्टेक्ट बनाने के लिए रहता है, और यहाँ भी कॉन्टेक्ट बनाने के लिए रहता है। अब देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर कॉइल, ये सब सिंपल सा चीज है, ये सब ज्यादा कुछ भारी नहीं है।
अब वर्किंग में देखिए क्या होगा, वर्किंग ये काम कैसे करेगा। तो वर्किंग में आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और यहाँ एंगल ही रोटेट कर रहा है बार बार, इसलिए यहाँ सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये नहीं लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में एरिया लेंगे, बी डॉट ए लेंगे, यानी बी ए कॉस थीटा लेंगे। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या लेंगे, बी ए कॉस थीटा लेंगे हर हाल में। ठीक है, क्या लेंगे, बी ए कॉस थीटा लेंगे। अब देखिए अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसका, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, ये बात पता है। एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगल बाई टाइम, ये भी पता नहीं है, रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं बाय फ्राडे लॉ ऑफ ईएमआई जब लिखिएगा, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखिएगा, तो ई बराबर आएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये बात आपको पता है अच्छे से। और माइनस डी फाइव बाई डी टी आएगा तो आपको पता है माइनस डी, और यहाँ होगा बी ए कॉस ओमेगा टी, अब बाई डी टी लिखिएगा, ये भी बात पता है आपको, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर जब चलिएगा तो बी एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और आपको पता है कि ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है भी, यानी कि आप लिखेंगे बी ए ओमेगा और ये प्लस हो जाएगा और साइन ओमेगा टी होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से इसमें होगा, यानी साइनोसॉइडल होगा, टाइम के साथ साथ हमेशा मैग्नीट्यूड इसका बदलते रहेगा इंड्यूस ईएमएफ का, क्योंकि टाइम के फंक्शन पर आ गया। लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात है, एक टर्न से क्या जनरेटर बनेगा, यहाँ पर एक वो टर्न लगा दिए तो जनरेटर कितना बल्ब जलेगा, आपको कुछ भी नहीं जलेगा। आपको पिछले क्लास में दिखाए थे ना कि जनरेटर में कम से कम कुछ भी नहीं तो 2-4-10 हज़ार टन रहेगा तभी ना कुछ फायदा पहुंचाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴ ये सब में लिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अब बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर आपको रहेगा तो n से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे सब जगह, क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई, आने की यहीं पर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में ही, ये 1 टन के चलते फ्लक्स था, तो यहाँ n टन के लिए चलते रहेगा, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई पहले ही कर देते हैं कि 1 टन के चलते तो n से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख लिए ध्यान से। तो आपका क्या होगा, n ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी कि मैक्सिमम ई बराबर जो होगा फॉर्मूला अब ई नॉट लिखा जाएगा, और साइन ओमेगा टी होता है। ई नॉट को जो है, ई नॉट का जो वैल्यू है वो ई नॉट जो है आपका एन ए बी ओमेगा के बराबर हो गया। देखिए सम टाइम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन एन ए बी और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ भी होता है, याद कर लीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा को 2 पाई एफ। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पता है तो मैक्सिमम एफ क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। बात समझ लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से, एन ए बी और ओमेगा के बदले 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का, लेकिन करंट जो होगा सर्किट में वो क्या होगा, तो आई बराबर होता है करंट, आई बराबर होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, तब वोल्टेज तो है ई नॉट बाई आर और साइन ओमेगा टी है, तो करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसलिए करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट है वह एन ए बी ओमेगा बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि आपको दो इक्वेशन आया, एक वोल्टेज का इक्वेशन आया यहाँ पर, और एक आया आपका करंट का इक्वेशन आया। देख लीजिए यहाँ तक में आप लोग को कोई परेशानी है तो बतलाइए, यही एसी जनरेटर का वर्किंग है मेनली। देख लीजिए एसी जनरेटर का यही वर्किंग है। किसी तरह का किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। प्रियांशी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, अब ध्यान से समझ लीजिए एसी जनरेटर कैसे वर्क कर रहा है।
समझ आ गया किन्हीं को सर। आ गया एकदम अच्छे से क्लियरली, केवल फॉर्मूला याद करना बाकी रह गया है। तो यस अब हम सर। लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए हम कुछ नाम लिखते हैं, उसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे एसी में मैथमेटिकल एप्लीकेशन ही ज्यादा है ना। सिंपली तो है नहीं, इसलिए मैथमेटिकल एप्लीकेशन तो है ही, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर कुछ नाम जानना है। जब भी हम कभी पढ़ते हैं, कुछ चीजें समझा रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा ध्यान से, है ना। जब भी हम पढ़ते, देखिए याद कीजिए, जब हम यही SHM पढ़ेंगे या साउंड पढ़ेंगे, तो वहां पर x इक्वल टू a sin ओमेगा t होता था। आपको याद है कि a को कहते क्या थे? किन्हीं लोगों को याद है? बोलिए। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो याद के बाद ध्यान से समझ लीजिए, हम एक बात बताते हैं। अगर x इक्वल टू a sin ओमेगा t फंक्शन है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में था, यहाँ वोल्टेज जो है टाइम के फंक्शन में है, और करंट भी टाइम के फंक्शन में है। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, यह उसी तरह से ई नॉट का नाम क्या होगा, यू नॉट को कहेंगे क्या? तो यू नॉट को कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ एक नाम होगा। इसी का दूसरा नाम होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या इसी को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। देखिए कितना नहीं, इसी को मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, या पीक वैल्यू कहेंगे। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। उसी तरह से आई नॉट जो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट होगा। एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ क्या? करंट। मतलब कि ये बात आपको समझ के रखना है कि क्या है, कोई भी टर्म से क्वेश्चन हो सकता है। टर्म में ये नहीं कहना जाएगा कि क्या टर्म क्या है और क्या नहीं है। आपको सीधा सीधा इसको लर्न करके रखना है कि एसी जनरेटर में जो करंट होता है वो फंक्शन ऑफ टाइम होता है। और तब तो अगर इसका ग्राफ खींचिएगा, तो बात ध्यान से समझ लीजिए, जब इसका ग्राफ आप खींचने की बारी आएगी, तो ग्राफ तो खींचेंगे ही हम लोग हर हाल में। और ग्राफ जब खींचेंगे, तो याद कीजिए करंट और वोल्टेज का ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, जो यहाँ टाइम फंक्शन में है, और यहाँ पर जो है आपका वेलोसिटी अथी, मतलब कि इधर करंट है और पोटेंशियल है। तो दोनों का ग्राफ एक ही जैसा है। देखिए वोल्टेज का ग्राफ है, तब वोल्टेज का ग्राफ साइन में होगा, ऐसा ऐसा ही आगे बढ़ते जाएगा। करंट का ग्राफ भी वही होगा, साइन में ही है, तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। यानी वोल्टेज और करंट जो है ना, यहाँ पर एसी जनरेटर जो जनरेट कर रहा है, सेम फेज में है। सेम फेज में कहने का मतलब क्या बता रहे हैं? देखिए अगर इसको एंगल में डिवाइड करते हैं, तो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, और ये 3 पाई होता है। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो एक चक्कर में जो समय लगता है ना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। बात आपको पता होना चाहिए। एक चक्कर लगता है जो इसके बराबर क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। एक चक्कर इसके बराबर क्या होगा? टाइम पीरियड का आधा होगा। अब देखिए ध्यान से, और भी एंगल आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत यूज करेंगे हम। ये जो है आपका 90 डिग्री होता है, ये वाला, यानी पाई/2 होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है, वो आपका 3 पाई/2 होता है। कितना होता है? 3 पाई/2 होता है। तो आप समझ सकते हैं, इसके लिए अगर टाइम पीरियड आप यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? टाइम पीरियड का 4th टाइम होगा। और इसके लिए अगर टाइम पीरियड यूज कर रहे हैं, तो 3t/4 होगा, 3/4 होगा। तो आपको क्वेश्चन किसी तरह से यहाँ आ सकता है। दूसरा बात याद कर लीजिएगा, ओमेगा का वैल्यू जब मन करेगा मैं 2 पाई/f फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, या 2 पाई/टाइम पीरियड भी लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि क्वेश्चन टाइम पीरियड में है या फ्रीक्वेंसी के टर्म में है।
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इस सब चीजों का यूज होगा भी। कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई परेशानी है तो बतलाइए, और नहीं परेशानी है तब कोई बात नहीं है। चलिए, किन्हीं को शायद कोई परेशानी नहीं है, इसलिए अब आगे बढ़ना ही उचित होगा। नहीं, चलिए तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग एसी चैप्टर ही में एंट्री है, लेकिन एसी का पूरा अब डिजाइनिंग यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल डिफिनीशन होगा, लैंग्वेज का डिफिनीशन नहीं होता है। यानी कि अगर एवरेज, सबसे पहले मैं एवरेज निकालूंगा, तो आप लोग अपने दिमाग में ये सोचिए एवरेज को कैसे डिफाइन करते थे। फोर्थ या फिफ्थ क्लास के मैथ से पढ़ते आए हैं, एवरेज वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है, इसको आप फोर्थ या फिफ्थ क्लास के मैथ से पढ़ते आते हैं। तो वहां पर डिफिनीशन क्या होता था एवरेज वैल्यू का, वो समझना है सबसे पहले। एकदम सिंपल वे में समझना है, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। अगर बात को समझते हैं, देखिए अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट और शॉर्ट में कहते हैं एसी। यानी कि एसी करंट बोलिएगा, हम लोग बड़ा गलत गलत भाषा यूज करते रहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में एसी कहते हैं, और हम लोग फिर क्या करते हैं ना, शॉर्ट में एसी करंट को बोल देते हैं सीधा सीधा। जब एसी बोलिए दिए तो सी तो करंट है, ये है उसमें, आई से अल्टरनेटिंग है, तो अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज continuously but direction change alternately is known as क्या, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। और डिफिनीशन इसलिए ऐसा लिखे हैं क्योंकि आपको करंट का परिभाषा जब पता है, तो अभी तो एसी जनरेटर यही करंट डेवलप किया था, है ना। अब यही जब जनरेट किया था, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर इसका ग्राफ भी यही होगा आपको टाइम के फंक्शन में, तो बात समझ लीजिए यही करंट है। तो इस बात को समझिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगातार चेंज कर रहा है, कभी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं हुआ है, लेकिन डायरेक्शन अल्टरनेट में चेंज कर रहा है, माइनस प्लस माइनस इन अल्टरनेट वे। देख लीजिए, बात समझिए इसी तरह से, ये अल्टरनेट वे में ऐसा ये चेंज करते जा रहा है, इसलिए बात को समझ लीजिए, अल्टरनेटिंग करने इसीलिए कहते हैं इसको हम लोग। तो जरा गौर से समझ लीजिए, यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, बात को समझना क्या चाह रहे हैं, जो देख लीजिए, बात समझिए इसी तरह से। तो आगे बढ़े और देखते हैं कि क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है, जो इस बात को समझना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, द करेंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली बट डायरेक्शन चेंज अल्टरनेटली इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। देख लीजिए, बात समझ लीजिए इसी तरह से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट को अलग अलग व्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, आई बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस 5 ही होगा। प्लस माइनस 5 दोनों एक साथ इक्वेशन में नहीं आया, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप स्टडी कब से शुरुआत किए इस पर प्लस माइनस 5 हो सकता है। उसी तरह से वोल्टेज का भी इक्वेशन हो सकता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, मतलब इक्वेशन कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन बनाते समय। उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, ई बराबर भी ई नॉट कॉस ओमेगा टी हो सकता है, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5 भी हो सकता है इक्वेशन में। सब एक ही इक्वेशन है, और ई बराबर भी ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5 हो सकता है। देखिए डेरिवेशन फार्मूला किसी भी इक्वेशन से बनाएंगे तो उतना नहीं आएगा हर हाल में जो आता है आंसर, लेकिन एनसीईआरटी में सब जगह साइन पर लेके चला है, तो इसलिए हम भी साइन से ही सारा डेरिवेशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछते समय किसी पर जाके पूछ सकता है, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा ट्रिगो और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जितना हम सिखाएं। ऐसा नहीं कि मैथ वाला इंटीग्रेशन आना चाहिए, हम जितना सिखाते हैं वो आना चाहिए, तो अब यहाँ पर मजा आएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, लेकिन हाँ हर हाल में साइन और कॉस में ही रहेगा, टैन कॉट से कॉसेक ये सब में नहीं जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन आया है साइन, तो साइन को कॉस में हम लोग बदलते हैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। इसलिए इक्वेशन अगर फाई का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री हो जाए, ओमेगा टी प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, इक्वेशन में पहुंच गया वो। कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन अभी तो हम थ्योरी की बात करेंगे, तो थ्योरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये हुआ, तो अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को डिफाइन कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को डिफाइन कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग होगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखिए एवरेज इसी को मीन कहते हैं, वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन या फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन साइकिल निकालना चाहते हैं, क्या होगा जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे। एवरेज का डिफिनीशन यहाँ क्या होगा, आई एवरेज इसको कहेंगे कैसे, या आई मीन किसको कहेंगे। तो देखिए ध्यान से, मीन वैल्यू हम लोग जब पहले निकालते थे तो टोटल का सम बटा नंबर लिखते थे, लेकिन यहाँ पर डिफिनीशन कुछ बदल के आता है। वह डिफिनीशन क्या आता है उसको सोच लीजिए ध्यान से। पहले करंट लिखेंगे और स्मॉल टाइम के लिए उसको स्टडी करेंगे, और पूरे के लिए स्टडी करना है तो 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, और फिर टाइम जो अलग फंक्शन आ गया था उसको इंटीग्रेट करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, यही एवरेज होगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ टाइम के अनुसार चलता है। मैथ में ना 2 4 5 6 हो जाता था, यहाँ टाइम के अनुसार सब बढ़ रहा है घट रहा है, इसलिए टाइम के अनुसार। और अगर वन साइकिल है तो अभी बताए थे वन साइकिल में टाइम पीरियड को टी लिखते हैं, तो यहाँ से 0 से टी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ भी 0 से टी इंटीग्रेट करेंगे। यह डिफिनीशन है, परिभाषा है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का। अब बताइए इसको लैंग्वेज में मैं कैसे लिखा हूँ, आप खुद सोचिए मैं कैसे लिखा हूँ लैंग्वेज में कि एवरेज और मीन वैल्यू को कैसे हम डिफाइन करें। जैसे पहले लिख लेते थे ना एवरेज और मीन वैल्यू का डिफिनीशन क्या होता है, यहाँ पर मैं कैसे लिखा हूँ आप खुद सोच लीजिए। इसलिए यहाँ पर डिफिनीशन यही रहेगा, इसको इसी तरह से आपको लर्न करके रखना है। सिमिलरली
उसी तरह से वोल्टेज का अगर मीन वैल्यू निकालना रहे, एक साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, जूल्स को लिए निकालना रहे, तब वोल्टेज इनटू टाइम होगा, बाई टाइम होगा। इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल होगा। जरा गौर कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं वहां 1 साइकिल है, इसलिए 0 से t है, इसलिए 0 से t है। अगर वहां हाफ साइकिल रहेगा तो 0 से t/2 होगा, 0 से t/2 होगा। यहाँ भी ये सब बात लिखा नहीं जाता है, सुन के याद किया जाता है। 1 साइकिल रहेगा तो 0 से t, हाफ रहेगा तो 0 से t/2। तो हम तो करंट का मीन वैल्यू निकालने चल रहे हैं। तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट का फॉर्मूला होता है ये साइन ओमेगा टी होता है। देखिए, मैं साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 पर भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो सब आंसर आ ही जाएगा, लेकिन मैं सिंपल इतना ही पर करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जब आई एवरेज मेरे को निकालने के लिए आएगा 1 साइकिल के लिए, तो देखिए आई नॉट पहले बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी, 0 से t बच जाएगा। और यहाँ dt का इंटीग्रेशन जो था वह हो जाएगा 0 से t। तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, ये बात आपको पता है बहुत पहले से। तो यहाँ सीधा होगा आई नॉट बाई टी हो जाएगा। और आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। और जो फंक्शन से ज्यादा टर्म रहता है उससे उसमें डिवाइड किया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या बोले सुन लीजिए, और नहीं तो फिर से यूट्यूब पर मैं इंटीग्रेशन ये सब पढ़ाया हुआ हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि आखिर क्या है। तो ओमेगा हो गया, फंक्शन है जो 0 से t है, कैपिटल टी है। ओमेगा को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो आई एवरेज होगा माइनस आई नॉट टी इंटू ओमेगा, देख लीजिए ध्यान से। और फिर क्या होगा, अपर लिमिट को यहाँ पुट करेंगे तो कॉस ओमेगा है, ओमेगा के बदले मैं यहाँ टर्म लिख रहा हूँ 2 पाई बटा टाइम पीरियड। मैं पहले बता दिया था कि ओमेगा का वैल्यू जहां मन करेगा उसके हिसाब से पुट करेंगे। तो चूंकि टाइम है तो इसको टाइम के टर्म में लिखे, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, और इस स्मॉल टी के बदले पहले कैपिटल टी रखाएगा, फिर माइनस साइन होता है इंटीग्रेशन के रूल में, फिर कॉस लिखाएगा। और क्या होगा, ओमेगा और ये स्मॉल टी के बदले 0 पुट करना है, इसलिए यहाँ 2 पाई बाई टी भी पुट करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो जाता है। आई एवरेज का जो यहाँ डिफिनीशन के अनुसार अगर चलेंगे तो माइनस आई नॉट तो होगा ही, और टी होगा। ओमेगा के बदले यहाँ भी 2 पाई बाई अगर टी पुट कर देते हैं तो मजा आ जाएगा, क्योंकि टी टी एक कट जाएगा। और आपको पता है टी टी यहाँ भी कट जाएगा। कॉस 2 पाई का वैल्यू कितने लोग को पता है, जरा बोलिए तो जल्दी से। कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना बार पढ़े हैं याद नहीं रहता है। कॉस 2 पाई का वैल्यू 0 के बराबर होता है, मतलब कॉस 0 के बराबर होता है, नहीं 1। क्योंकि याद कीजिए आप ध्यान से, सर्कुलर एंगल पर ध्यान से समझ लीजिए, फिर से इसको भी समझा देते हैं मैथ में। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, फिर ये 360 हो जाता है। एंगल के टर्म में लिखिएगा तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 पाई होगा। तो जो 0 का मान होता है एंगल में वही 360 डिग्री का होता है, वही 2 पाई का होता है। जो 90 डिग्री का होता है वो पाई बाई 2 का होता है। तो इसका मतलब ये 2 पाई, देखिए तो यहाँ पर ये हो गया, आगे क्या है, ये 1 हो गया, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। ऐसे कट भी गया था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा 0 होगा। यानी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर 1 साइकिल क्या होगा, 0 होगा। इस बात को याद कर लेना है एट एनी कंडीशन, समझ रहे ना। एवरेज वैल्यू ऑफ 0 होगा, वो किसी भी कंडीशन में याद होना चाहिए। तो हमको क्या याद होना चाहिए, अब देखिए लिख देते हैं, फॉर 1 साइकिल के लिए, फॉर 1 साइकिल के लिए आई एवरेज जो होगा वो 0 होगा, और सिमिलरली ई एवरेज भी जो होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन तो उसी तरह से इसका भी जाएगा 1 साइकिल के लिए। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। देख लिए, ध्यान से समझ लीजिए बात को।
तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ, फाइंड एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ EMF फॉर वन नहीं हाफ साइकिल। अब की बार आपको दिमाग लाने के लिए दिया जा रहा है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, मतलब ये वाला डेफिनेशन से, फुल नहीं हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए निकालना है। इसी तरह से आपको डिराइव करके दिखाना है कि कितना आंसर आ रहा है। कंडीशन अप्लाइड है, आप समझ सकते हैं बात को। देख लीजिए इसी तरह से ड्राइव होगा, एकदम 100% इसी तरह से जाना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और ड्राइव करके फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए जल्दी से, है ना। हर हाल में कहाँ भेजना है, व्हाट्सएप पर। इस नंबर पर जल्दी से भेजिए, है ना। और तब देखते हैं फिर क्या होगा। जो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, जल्दी से बना के भेजिए। चलिए सब लोग भेज रहे हैं। सब भेज दिए हैं। हाँ देख रहे हैं। आपका आंसर आया ट्वाइस आई नॉट बाई पाई। हम बोले थे वोल्टेज का निकालने के लिए। और आप 2 E नॉट बाई पाई सही है। चलिए अच्छा है ना। चलते हैं, तो ध्यान से वोल्टेज का ही समझते हैं बात। निकाले हैं, क्या? वोल्टेज का ही आप निकाले हैं। सही है। यानी तब तो याद करने वाली बात क्या हो गई यहाँ से, अगर फॉर हाफ साइकिल के लिए रहेगा, हाफ साइकिल के लिए जब आप लोग ड्राइव कर लिए हैं फार्मूला, तो आई एवरेज क्या आ गया आप खुद सोचिए, ट्वाइस आई नॉट बाई पाई हो जाएगा। जबकि ई एवरेज जो हो जाएगा ट्वाइस ई नॉट बाई पाई हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। यानी ये लर्न करके रखना पड़ेगा, आपके बोर्ड एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में जब आएगा। इस बार तो ऐसे बोर्डो भी आपको टिक्के मारने वाला है, तो समझ लीजिए याद रहेगा तो फायदा नहीं होगा। हाफ साइकिल क्या होता है, और आपसे तो कुछ का भी पूछ सकता है, 1/4 का भी पूछ सकता है, 3/4 का भी पूछ सकता है। पूछने के लिए तो आजादी है, किसी तरह से पूछ सकता है ना। लेकिन जनरली जब भी पूछेगा तो यही दो पूछेगा, एक फुल साइकिल के लिए, एक हाफ साइकिल के लिए। इसलिए वैल्यू याद ही कर लेना है कि फुल साइकिल में 0 होता है, हाफ साइकिल में ट्वाइस साइन नॉट बाई पाई होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आप बात समझते नहीं अच्छी तरह से, है ना। यहाँ पर आप जरा गौर से देखिएगा ध्यान से, तब समझ में आ जाएगा बात। जितना ऊपर प्लस है उतना ही नीचे माइनस है, तो एक साइकिल में हो गया 0। फिर जितना प्लस उतना ही माइनस है, फिर अगला साइकिल में भी 0। जबकि इसका वैल्यू आया 2 E0/5, इसका उसी तरह से उल्टा है, तो आपका सेम वैल्यू आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन उल्टा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे फिर आगे हम चलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ूं। देखिए अब ये एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट समाप्त हुआ। अब हमको निकालना है, एक टर्म है आरएमएस वैल्यू। तो जरा गौर से समझने की कोशिश करते हैं फिर से दोबारा। चलते हैं और देखते हैं बात को अच्छी तरह से, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसका पूरा नाम होता है, आरएमएस का पूरा नाम होता है, मैं लिख देता हूं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
इसको आरएमएस को हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। देखिए, अगर आप सिंपल डिफिनीशन की बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू जिसे निकालना हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्वेश्चन के टर्म में। फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ 2, 3, 6। इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। 3 टर्म है, इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सबको स्क्वायर, देखिए आरएमएस वैल्यू में है रूट मीन स्क्वायर है, तो उल्टा काम किया जाता है इसमें। सबसे पहले सबको स्क्वायर करके मीन निकालिए। तो स्क्वायर कीजिए सबका स्क्वायर कीजिए और सबको मीन निकालिए, तो 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 टर्म है। तो उसके बाद सबको अंडर रूट में लेके चले जाइए। यही डिफिनीशन है इसका। समझ लिए बात को। रियल डिफिनीशन यही है। अगर कोई नंबर का आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए कह दे आपसे, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबको स्क्वायर करके ऐड मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद अंडर रूट में लेके चला जाना है। इसके बाद तो आप समझदार हैं कि आप बना ही लेंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन हमको तो ये क्वेश्चन देखना नहीं था, ये तो समझाने के लिए आपको बताए थे कि एक मैथ है और मैथ को कैसे सोल्व करते हैं। इससे हमको मतलब ज्यादा नहीं है। हमको जो मतलब है वो यहाँ के डिफिनीशन से मतलब है। कहाँ के डिफिनीशन से? यहाँ के डिफिनीशन से मतलब है। अब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट में डिफिनीशन जो होगा आरएमएस वैल्यू का, तो आरएमएस ऐसे लिखा जाता है, आई आरएमएस लिखा जाता है। अब देखिए क्या होगा, मीन निकालना है स्क्वायर करके, तो पहले स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। और मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? dt से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और फिर dt से इंटीग्रेट करके डिवाइड कर देते हैं, और उसका अंडर रूट कर देंगे। तो मीन के बाद अंडर रूट कर आरएमएस वैल्यू हो गया। आई आरएमएस इसको लिखेंगे। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये डिफिनीशन है। अब बताइए ये सब डिफिनीशन को आप कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में? आप खुद सोचिए। अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं तो हम भी नहीं कर सकते हैं। हम तो मैथमेटिकल डिफिनीशन ही समझते हैं इसको। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से सिमिलरली अगर ई आर एम एस लिखने की बारी आ जाए, तो ई नॉट स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटीग्रेशन और ओवर रूट ऐसे हो जाएगा। बात समझ लीजिए। तो हम निकालेंगे आई आर एम एस, आप घर पर बाद निकाल लेंगे ई आर एम एस। एक एक बार प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी ना मजा आएगा। तो हम निकालना चाहते हैं, तो करंट का आरएमएस वैल्यू जब मैं निकालने चलूंगा आई आरएमएस, तो सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा। और हमको 1 साइकिल के लिए निकालना, ये बात याद रखिएगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी फॉर 1 साइकिल है, 1 साइकिल के लिए वही आपको पढ़ना है सिलेबस में, 1 साइकिल वाला। तो अब जरा गौर कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, तब तो ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा होता है, तो आई नॉट का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, वह भी 0 से टी होगा। अब देखिए 0 से टी का इंटीग्रेशन तो टी ही होता है, इसलिए आई आर एम एस जब अगली बार लिखेंगे तो रूट अंडर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आई नॉट स्क्वायर बाई टी इधर रह जाएगा। और आप खुद सोचिए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। देखिए मैं यहाँ से एक बार फिर से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है, 0 से टी। अब यहाँ से मैथ को सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। यहाँ का आगे आपको खुद सोल्व करना है ना? यहाँ का आगे क्या करना है? खुद आपको सोल्व करना है, और इस नंबर पर जल्दी से भेजें, है ना? देखते हैं कौन पहले फास्ट में भेजते हैं सोल्व करके। आंसर बोलिए तो आंसर मैं लिख देता हूँ। फाइनल आंसर जो हमको आने वाला है, आंसर लिख देता हूँ। आई आर एम एस जो हमको आने वाला है वो आई नॉट बाई रूट 2 आने वाला है।
हमको आंसर फाइनल इतना ही आएगा। जब इसको डिराइव करते ले जाएंगे तो फाइनल आंसर उतना बचेगा। यानी आंसर भी पता है, आधा हेल्प भी कर दिए हैं, सिर्फ मैथ आपको सॉल्व करना है। और देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करके भेजते हैं। सीख लिए हैं, चलिए हम भी 1 मिनट में कर ही देते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। कम से कम पड़ा हुआ रहेगा। देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपको समझ में आता है बात, है ना। नहीं, कौन सा मैथ का फॉर्मूला लगाएं दे, बोलिए जल्दी से। सबसे पहले एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जो इसमें हमेशा यूज में आएगा, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos 2 थीटा का, है ना। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसी फॉर्मूला के यहाँ यूज करेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखिएगा तो क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए। उसी फॉर्मूला को यहाँ पुट करना है, IRMS इक्वल टू अंडर रूट में तो रहेगा ही हर हाल में, और ये हो जाएगा आपका I0 का स्क्वायर बाई टी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। और यहाँ से जब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, आपका होगा 1 - cos 2 थीटा, यानी सीधा 1 - cos 2 ओमेगा टी, थीटा cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बचा हुआ रहेगा। क्या बचा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन बचा हुआ रहेगा। कहाँ से, 0 से टी तक, अलग कलर से लिख दिए हैं, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके बाद क्या करना है आप खुद सोचिए, IRMS। तो IRMS इसके नीचे क्या करना है आपको, पहले ये कांस्टेंट को बाहर कर लेना है। तो I0 स्क्वायर बाई 2t हो गया। और आपको पता है प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म को बारी बारी से इंटीग्रेट किया जाता है, यानी कि आप इंटीग्रेट करेंगे पहले dt को 0 से t तक, और फिर किसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 0 से t होगा, लेकिन cos 2 ओमेगा t इंटू dt होगा, और फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहां से देख लीजिए। देखिए एक बात बताते हैं, ध्यान से अगर सुन लीजिएगा तो हमेशा फायदे में रहिएगा। जब भी cos 2 ओमेगा t हो, या सिंपली मैं बता देता हूं, उसको छोड़िए, cos या sin टाइम के फंक्शन में हो तो 0 से t का इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि अभी एक बार हम पहले प्रूव कर चुके हैं फुल साइकिल में। अब यहाँ इसके साथ कोएफिशिएंट कुछ भी हो, ओमेगा हो, 2 ओमेगा हो, 10 ओमेगा हो, 10 हो, 50 हो, से कोई मतलब नहीं है। t dt का इंटीग्रेशन 0 से t होना चाहिए, साइन रहे या कॉस रहे, t dt होना चाहिए। उसका कांस्टेंट में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से बोल रहा हूँ, t dt होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन या कॉस रहे तो 0 से t का इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि अभी देखे थे इसके पहले। तो इसका मतलब ये हो गया, आप समझ सकते हैं IRMS का वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं, है ना। I0 स्क्वायर बाई 2t, ब्रैकेट के अंदर 0 से t का इंटीग्रेशन t होगा, अब माइनस इसका इंटीग्रेशन तो अभी बोले कि 0 होगा। अब उतना करके कौन देखने जाता है, अब ये t से t कट जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया IRMS, जो बच गया आप समझ सकते हैं कितना बच गया, I0 स्क्वायर बाई 2 बच गया। अब खुद सोचिए, जब यहां से आएगा तो ये वैल्यू नहीं आ जाएगा, I0 बाई √2 बाहर जब निकालेंगे तो I0 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा आपका। यह भी डेरिवेशन आपको याद रखना है और समझना है भी है, ठीक है। देखिए एक बार नीट या सम टाइम कभी कभी बोर्ड में कुछ कुछ चीजें पूछ सकता है आपसे अलग, है ना। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी निकालने के लिए एक फंक्शन देते हैं, उस फंक्शन को आपको बताना है आंसर की क्या होगा। देखिए डेफिनेशन वगैरह सब वही होगा, आपको समझना क्या है उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आखिर क्या होगा, उस बात को समझिएगा। यहाँ पर एक करंट का फंक्शन दिया है, क्वेश्चन में एक करंट का फंक्शन दिया है I0 e का पावर माइनस t बटा कैपिटल टी, माइनस टी बटा कैपिटल टी।
है ना। तो इसके लिए आरएमएस वैल्यू निकालना है। ये फंक्शन है फाइंड आरएमएस वैल्यू फॉर फुल साइकिल या 1 साइकिल। निकालिए जल्दी से। इसको इंटीग्रेट करके मतलब आपको बना के दिखाना है इसी तरह से और फिर से भेजना है। ये है तो क्या मेरा है, भी उतना ही आ रहा है। आपका भी आई नॉट बाई ई ही आ रहा है। यस चलिए हम सर। भी बना के देख लेते हैं, देखते हैं आई नॉट बाई ई आ रहा है कि क्या आ रहा है। जो नहीं, आई नॉट बाई ई आएगा कि क्या आएगा, जो भी मैं दिखाता हूँ इंटीग्रेट करके। ठीक है, तुरंत अभी दिखा रहे हैं। देखिए मैं भी इंटीग्रेट कर देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, है ना। देखते हैं कि हमको कितना आंसर आता है। सबसे पहले फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ 1 साइकिल निकालना है। तो आई आरएमएस के डिफिनीशन के अनुसार सबसे पहले रूट अंडर खींचा जाएगा और इसको स्क्वायर किया जाएगा। आई नॉट ई का पावर माइनस टी बटा कैपिटल टी का होल स्क्वायर किया जाएगा, इंटू डी टी लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से टी तक किया जाएगा और फिर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी करके इंटीग्रेट किया जाएगा। क्या मैं सही बात बोला हूं? देख ली ध्यान से। फार्मूला के अनुसार जो भी टर्म रहेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर कर दिए, टोटल फंक्शन आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो पूरे को मैं इंटीग्रेट किया हूं, पूरे को इंटीग्रेट किया हूं डी टी फंक्शन को मानते हुए। अब जरा गौर कीजिएगा, अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है। अगला स्टेप में मेरा ये होने वाला है कि जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, dt का इंटीग्रेशन का भी होगा। तो ये स्क्वायर टर्म तो इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर, और टी जो है यहाँ पर बाहर, dt का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, देखिए ये दो टर्म है, इसको a और b, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो याद कीजिए हम एक फॉर्मूला है a का पावर m और उसका पावर यदि n हो तो a का पावर m इंटू n होता है। देख लीजिए ध्यान से, यानी ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा इस पर भी जाएगा, तो लेकिन पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ बचेगा e का पावर माइनस 2 स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इंटू डी टी, आज 0 से t तक इंटीग्रेशन होने वाला है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो तुरंत रोक सकते हैं, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहने जाऊंगा। ये आई नॉट स्क्वायर बाई टी हो गया, बात समझ सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन ई के फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो रहता है वही हो जाता है, यानी ई का पावर माइनस 2t बाई टी ही रह जाएगा, लेकिन डिवाइड कितना से होता है, जो कांस्टेंट रहता है, यानी माइनस 2 बाई टी से डिवाइड होगा और लिमिट चला जाएगा 0 से t। ये जब बाहर आएगा निकालेंगे तो टी कट जाएगा, लेकिन माइनस बचा हुआ रहेगा। तो आई आर एम एस इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये टी कट जाएगा लेकिन माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बचा हुआ रहेगा। और इसमें लिमिट जब पुट करेंगे तो खुद सोचिए लिमिट क्या क्या पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट यानी स्मॉल टी के बदले ये टी पुट करेंगे तो टी कट जाएगा, ई का पावर माइनस 2 बचेगा, कैपिटल टी पुट करेंगे तो, और फिर ये 0 पुट करेंगे तो ई का पावर 0 बचेगा, माइनस ई का पावर 0 बचेगा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आखिर क्या होगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो आई आर एम एस की जब बात मैं करूंगा तो क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो रहेगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 रहने देते हैं, लेकिन इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे, और किसी का पावर 0 का मतलब 1 होता है, उसको अब पहले लिखना है, क्यों, माइनस साइन जब अंदर लेंगे तो ये वाला बाद में चला जाएगा और हो जाएगा ई का पावर माइनस 2। ऐसा समझ में आ गया बात, यहाँ तक माइनस साइन को अंदर ले गए, ई का पावर 0 का वैल्यू 1 है, उसको पहले खींच लिए।
अब IRMS जब मैं लिखना चलूंगा IRMS तो क्या लिखूंगा आप सोच लीजिए ध्यान से। I0 स्क्वायर बाई 2 लिखूंगा और इसको लिख सकता हूं 1 - 1 बटा e का पावर 2, e का पावर 2 प्लस से माइनस। अब इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए तो IRMS जब आ जाएगा आपका तो खुद सोचिए क्या होगा। I0 स्क्वायर होगा ही और 2 होगा, एलसीएम ई स्क्वायर होगा और ई स्क्वायर -1 बचेगा ऊपर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ, IRMS जो है यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया रूट अंडर के अंदर। देख लीजिए ध्यान से, I0 स्क्वायर हो गया बाई 2 ई स्क्वायर हो गया और ई स्क्वायर -1 हो गया। बाहर जिसको निकालना निकाल सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर सही है। तो आपको निकलेगा I0 बाई रूट 2 ई बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर एक बच जाएगा रूट के अंदर ई स्क्वायर -1। योर आंसर इज हेयर। अब बताइए, देख लीजिए कहाँ इंटीग्रेशन आप गलती किए थे। आगे बात समझ में क्या समझे? आपको आरएमएस वैल्यू निकलवाएगा तो आपको इंटीग्रेट करवाएगा। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोच लीजिए। नीट में ऐसे करेगा तो जेई मेन में क्या क्या करेगा, वो क्या क्या फंक्शन देगा आप खुद समझते रहिए।